नमस्कार, बालाघाट न्यूज़ में स्वागत है आपका। मैं हूँ यमलेश वंजारी। आज तक आपने बालाघाट न्यूज़ के कार्यक्रमों में अक्सर आदिवासियों की समस्याओं के साथ बालाघाट जिले की लोकल खबरों को देखा है। साथ में लोकल लीडरों के इंटरव्यू देखे हैं और कुछ प्रशासनिक कसावट से संबंधित समाचार भी देखे हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाएंगे जो इस समय देश में किसी पहचान के मोहताज नहीं है। भारत में सबसे अधिक पढ़े लिखे लीडरों में उनकी गिनती की जाती है और उन्हें किताब वाला नाम देने में भी मुझे हर्ज नहीं है, क्योंकि देश में आज एक व्यक्तिगत लाइब्रेरी के तौर पर सबसे अधिक किताबें रखने का भी उनके पास इस समय रिकॉर्ड है। हालांकि ये बातें हम उनकी ही जुबान से सुनेंगे। तो सर, आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप हमेशा नॉलेजेबल बात करते हैं, देश और दुनिया को रास्ता दिखाने की बात करते हैं, लेकिन आपके पास जो ये नॉलेज आया है, ये नॉलेज कैसे आपने प्राप्त किया है? आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बताने का प्रयास करें। पिछले 30 सालों से जो है मैं पढ़ रहा हूँ। उम्र के 21 सालों जब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था MSc टेक जियोलॉजी में, वहाँ से लेके फिर मैंने सिविल सर्विसेज और बाकी पढ़ाई करने का जो है ये किया। और उसके बाद में फिर वर्ल्ड लेवल का जो मोस्ट एडवांस स्टडीज़ है, तो केवल सिलेबस तक सीमित ना रहते हुए जो भी वर्ल्ड लेवल का बेस्ट है उसको पढ़ने की जो है वो मैंने शुरुआत की। और लगभग 30 साल का सीरियस स्टडी हो रहा है, एजुकेशन को छोड़ के मैं कह रहा हूँ। तो 21 साल से लेकर अगर करेंगे तो 30 साल का जो है लगभग जो है अभी स्टडी हो रहा है। और वर्ल्ड का बेस्ट नॉलेज पढ़ने की वजह से ये सारी चीज़ें डेवलप हुई है। लेकिन उसके लिए फ्री थिंकिंग होना चाहिए, स्वतंत्र विचार होना चाहिए। केवल ये बात इसने बोली है उसने बोली इसलिए सही है गलत है, ये जो मानने की जो हमारे देश के अंदर में एक रूढ़ी परंपरा है, तो उसको मैंने छोड़ा। स्वतंत्र विचार से जो चीज़ जैसी है उसको समझने का प्रयास किया, उसकी वजह से ये डेवलपमेंट। खास करके विचारधारा के मामले में ऐसी बातें आती है। हमने देखा है कि कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमारी विचारधारा अच्छी है, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमारी विचारधारा ऐसी है। तो विचारधाराओं के थ्रू लोग बाइंड हो जाते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि विचारधाराओं से हटकर आपको सोचने की ज़रूरत है। तो ऐसा सोचने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? देखिए, स्वतंत्र विचार और वैज्ञानिक विचारों की जरूरत है। विचारधारा तो बायस्ड होती है, वो तो अपने मत को जो है वो हर धर्मिता तक ले जाती है, वो ही विचारधारा और दर्शन का स्वभाव होता है। लेकिन स्वतंत्र विचार और वैज्ञानिक विचार हो तो जो चीज़ जैसी है उसको समझने की इंसान जो है वो प्रयास करता है, और उसका समाधान कैसे लागू हो सकता है उसको जो है वो ढूंढने का प्रयास करता है, जिसको सत्य की खोज भी हम कर सकते हैं। और स्वतंत्र विचार और वैज्ञानिक विचारों से समाधान की तरफ जब इंसान जाता है तभी उसका डेवलपमेंट होता है। एक बहुत फेमस जो है वो साइंटिफिक थिंकर थे, उनका नाम कून था, थॉमस कून। उन्होंने ये बात को कहा है कि कोई भी समाज, कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश तब तक आगे नहीं जाता जब तक उसका वैज्ञानिक और बौद्धिक एडवांसमेंट नहीं होता। तो हम शरीर से कितने बड़े हुए, पैसे से कितने बड़े हुए, ये मायने नहीं रखता, हम विज्ञान को कितना समझे और नॉलेज में कितना आगे गए, उससे ही जो है वो डिसाइड होता है कि कोई व्यक्ति, समाज या देश आगे गया है या नहीं। बालाघाट न्यूज़ के ऑफिस में कॉस्मो ह्यूमनिज्म की एक किताब है जो आपके द्वारा लिखी गई है। अक्सर मुझे लोग पूछते हैं कि किताब किसके द्वारा लिखी गई है, इसमें क्या किन विषयों पर फोकस किया गया है। इंग्लिश में होने की वजह से मैं भी उसको ज़्यादा थारोली रीड नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं आपके माध्यम दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आपने इस किताब को किस पर्पस में लिखा है और इसके माध्यम से आपका क्या संदेश देना चाहते हैं। देखिए, ये मेरा डिस्कवरी है, मेरा रिसर्च है और मेरा जो है वो संशोधन है, और अब इसका मैं प्रवर्तन कर रहा हूँ। ये मेरी दुनिया को देन है। क्या ये खोज है? ये खोज है कि सृष्टि में, प्रकृति में और हमारी दुनिया में, मानव की दुनिया में, एक विचारधारा या दर्शन या धर्म से जो है ये नहीं चलता है। कोई ईश्वर, आत्मा या कोई महामानव जो संकल्पनाएं हैं उससे ये नहीं चलता है। हमारी सृष्टि, प्रकृति जो है और मानव की दुनिया भी अनेक नियम यानी मैनी लॉज और मल्टीपल सोल्यूशन से जो है वो चलती है। ये साइंटिफिक पोजीशन है। और इसलिए यदि हम साइंस को, सत्य को यानी ट्रुथ को, ह्यूमैनिटी यानी मानवता को, और बाकी जो सृष्टि जो पूरा बायोस्फीयर में है या कहीं सृष्टि में और भी हो सकती है, जब तक उसको समझकर जो है हम कार्य नहीं करेंगे तब तक जो है मानवता में और दुनिया में जो है वो बड़े बदलाव नहीं आएंगे। ये इसका जो है वो शोध है। तो उसको मैं कहता हूँ मैनी लॉज एंड मल्टीपल सोल्यूशंस ऑफ द कॉस्मोस, नेचर एंड वर्ल्ड, यानी सृष्टि, प्रकृति और हमारी दुनिया के अनेक नियमों और समाधान का। विज्ञान, सत्य, मानवता और बाकी जीव सृष्टि, ये महत्वपूर्ण बात है। शॉर्ट में कहूँ तो साइंस, नॉलेज एंड सॉल्यूशंस, ह्यूमैनिटी, ये इसका सार है कॉस्मो ह्यूमनिज्म का। आप अक्सर ये कहते हैं कि आने वाला जो समय है साइंस
का है, टेक्नोलॉजी का है, आगे आपको क्या दिखाई देता है? चूँकि आप काफ़ी सारी बातें ऐसी कहते हैं कि जो आने वाले भविष्य में दिखाई दे सकती है, 40 साल, 50 साल बाद हमको दिखाई दे सकती है। तो आने वाले समय में आपको क्या लगता है साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या डेवलपमेंट होगा, जो एक नए प्रकार का रिवॉल्यूशन समझ में आएगा लोगों को? देखिए, अभी हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हैं। जी, हम यहाँ शुरू किए थे साइंटिफिक रेवोल्यूशन, वो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, जिसको कॉपरनिकस और गैलीलियो का पीरियड कहा जाता है, जहाँ स्टीम इंजन का और जो है आपकी रेलवेज का और टेक्सटाइल्स का ये था। वहाँ से लेकर अभी हम जो आ रहे हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फेज़ में आ रहे हैं, हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के फेज़ में आ रहे हैं। तो ये जो है, तो इंसान ने ये क्षमताओं को प्राप्त किया है, 3 चीज़ों को, जो पहली बार हुआ है ह्यूमन हिस्ट्री में, जब से 70,000 साल से इंसान को अकल आई है ये धरती पे। तो होमोसेपियंस जब हम कहते हैं, वाइज मैन कहते हैं, तो वहाँ से लेकर जो है पहली बार 3 क्षमताएं इंसान ने हासिल की है। क्या क्षमताएं हासिल की है? जीवन को इंसान बदल सकता है, बुद्धि को इंसान बदल सकता है, और पदार्थ यानी मैटर को जो है वो इंसान बदल सकता है। यानी लाइफ, मैटर एंड इंटेलिजेंस, तीनों को जो है इंसान बदल सकता है। अब इंसान जो खोज कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, इसको यदि इंसान यानी मशीन इंसान जितना सोच रहा है उससे ज़्यादा सोचने में सक्षम हो जाएगी, और इसके लिए ज़्यादा समय नहीं, 20 साल का समय अगर ब्रेक थ्रू हो जाता है तो उसके बाद हम, जिसको साइंस में कहा जाता है पोस्ट बायोलॉजिकल स्टेज में एंटर होंगे, जिसको ट्रांसह्यूमनिज्म कहा जाता है। ट्रांसह्यूमनिज्म यानी इंसान मशीन को अडॉप्ट करेगा। अभी देखो, आप रिस्ट वॉच लाग रहे बीपी का, शुगर को, हार्ट बीट को जानने के लिए, तो ये रिस्ट वॉच बाहर नहीं रहेगी, आपके अंदर में जो है वो चिप्स आएगी, और आप जो है एक आधी मशीन और आधा इंसान रहेंगे। उसको पोस्ट बायोलॉजिकल स्टेज बोला जाता है। उस समय में हम अभी जो टाइप 0.7H सिविलाइजेशन में है, जो क्राइटसिव ने जो क्लासिफिकेशन किया कि भाई टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, और फिर कुछ लोग उसको आगे भी एक्सटेंड करते हैं टाइप 5, टाइप 6 तक जो है। यानी बेसिकली अभी हम जो हाइड्रोकार्बन एनर्जी पर डिपेंड है, यानी कोयले पर और पेट्रोल पर डिपेंड है। इससे जब हमारी सोलर सिस्टम की एनर्जी को हम यूज़ करने लग जाएंगे और नॉलेज में एडवांसमेंट आएगा, सुपर कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो हम टाइप 1 सिविलाइजेशन में जाएंगे। टाइप 1 सिविलाइजेशन में जब हमारी मानव सभ्यता जाएगी, वहाँ से टाइप 2 सिविलाइजेशन जाने के लिए जो हमारी यूनिवर्स की एनर्जी को यूज़ करना है, तो आपकी पूरी टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज होगी। उस समय में इंसान का लाइफ भी जो है वो बढ़ सकता है जेनेटिक इंजीनियरिंग से, और अगर हम मशीन होते हैं तो बाकी सृष्टि को हम लोग जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं अपने डेवलपमेंट के लिए, और धरती को छोड़ के मार्स पे ही नहीं, कहीं और भी कॉलोनी बना सकते हैं। तो वो क्षमताएं इंसान को टाइप 1 सिविलाइजेशन के बाद प्राप्त होगी। टाइप 1 सिविलाइजेशन में आने वाले 100 साल के भीतर इंसान जाने वाला है। हम अक्सर देखते हैं कि कुछ राजनीतिक दलों के जो बड़े लीडर होते हैं वो आंदोलनों पर ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन आपका जो काम होता है वो लॉ और पॉलिसियों पर ज़्यादा होता है, ऐसा क्यों? देखिए, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ एंड इंटरनेशनल ऑर्डर ऑफ जस्टिस, ये युग है अभी का। अभी का युग जो है वो क्रांतियों का युग नहीं है, अभी तो रूल ऑफ लॉ का युग है। तो रूल ऑफ लॉ यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ह्यूमन राइट्स है, उसको यदि हम ठीक करेंगे तो आंदोलन करने की ज़रूरत कम हो जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि रोज़ सड़क पर खड़े रहने की बजाय संसद से इस चीज़ को ठीक किया जाए। सड़क पर अगर ज़रूरत हो तो खड़ा होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कब तक हम सड़क पर रहेंगे? अगर हम सड़क पर खड़े, इसका मतलब संसद और सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है। तो मेरा इस पर फोकस है कि सरकार और संसद ठीक से काम करे। इसके लिए मैं कॉन्स्टिट्यूशन और ह्यूमन राइट्स और बाकी लॉज और पॉलिसीज़ को करेक्ट वे में भारत में लाना चाहता हूँ। इस समय किसान आंदोलन हो रहा है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो किसान हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली या उत्तर भारत से रिलेटेड जो किसान है वही वहाँ पर आंदोलन में सहभागिता दर्ज कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो हिंदी भाषी राज्यों के जो किसान हैं, प्रॉपर मध्य प्रदेश के मतलब महाकौशल है, विंध्याचल है, या राजस्थान का कुछ इलाका है, महाराष्ट्र का, यहाँ के किसानों की सहभागिता वहाँ पे दर्शन नहीं दिखाई देना, इससे क्या संदेश जाता है? नहीं है, पर आंशिक तौर पर है जी यानी जितना प्रखरता से पंजाब और हरियाणा और उत्तर प्रदेश और राजस्थान के किसान आ रहे हैं, जी उतनी प्रखरता से मध्य प्रदेश और बिहार और बाकी जगह के नहीं है। पर नहीं है ऐसा नहीं कहेंगे। तो मैं इसका एक काउंटर सवाल पूछना चाहूँगा कि फिर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान इतना अमीर क्यों है और मध्य प्रदेश और बिहार का गरीब क्यों है? अगर वो गरीब है, इसका मतलब उसको अभी तक एग्रीकल्चर इज़ अ बिजनेस, एग्रीकल्चर शुड बी एन इंडस्ट्री। ये जो पॉलिसी है, जो स्वामीनाथन भी जिसकी बात करता है, ये उसको समझ में नहीं आई कि एग्रीकल्चर केवल उधर निर्वाह का जो है वो साधन नहीं है, ये एक इंडस्ट्री होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए। ये बात मध्य प्रदेश के किसान को, बिहार के किसान को और बाकी राज्यों के किसानों को उतनी समझ में नहीं आई जितने पंजाब और हरियाणा के किसानों को और राजस्थान और यूपी के किसानों को। इसलिए वो जागरूक है, प्रगत है, इसलिए वो आंदोलन में बैठे हुए हैं।
उनको ये समझ रहा है कि उनका क्या लॉस होगा। बाकी किसान अभी उस पर विचार कर रहे हैं और बीजेपी के लोग जो है 700 सभाओं से इनको गुमराह करना चाह रहे हैं। तो मैं तो ओपन चैलेंज कर रहा हूँ मोदी जी को, या रविशंकर प्रसाद को बुला लीजिए, या तोमर जी को बुला लीजिए, मुझसे डिबेट करा लो टेलीविजन पे, और मैं डिफेंड करता हूँ कि ये लॉस कैसे गलत है और कैसे जो है वो पूंजीपति और व्यापारियों को जो है वो सपोर्ट करते हैं, किसानों को नहीं करते। आपको क्या लग रहा है इसमें क्या वीकनेसेस है जिसकी वजह से किसानों को नुकसान हो सकता है, पूंजीपतियों को फायदा हो सकता है, क्योंकि यही बात सामने आ रही है। नहीं, बीजेपी के लोग क्योंकि बार बार कहते हैं कि भाई पढ़ा या नहीं पढ़ा, तो ये बिल की नहीं एक्ट की कॉपी में हाथ में लेकर चल रहा हूँ। और ये 3 जो एक्ट है, तो ये एक्ट के इंग्लिश में बड़े बड़े नाम है, तो उसको मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन शॉर्ट में जो 3 कृषि बिल है, ये बहुत डिफेक्टिव लॉज है। एक तो कानून संसद ने इनको ठीक से नहीं बनाया, पूरा विचार विमर्श करके 3 दिन में पास किया। 3 दिन में कोई इतने सीरियस कानून नहीं बनते हैं। पर्टिकुलरली जब हम एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, मार्केट को ओपन करना चाह रहे हैं, तो मार्केट आए, उसमें बुराई नहीं है। लेकिन आप अगर प्रोटेक्शन नहीं देंगे किसानों को, तो उससे किसानों को फ़ायदा नहीं होगा, पूंजीपतियों को होगा। देखिए, एक तो इसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी नहीं है, कहीं भी लॉ में मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी नहीं है। सरकार अपने अपने मन से उसको डिक्लेयर करती है। लेकिन सरकार तो बोल रही है एमएसपी नहीं, पर उसका लॉ में कहीं प्रोविजन नहीं। जो लॉ में प्रोविजन नहीं, उसको एनफोर्स कैसे करेंगे, कौन से कोर्ट में लेकर जाएंगे? तो उसका जिसका लॉ में प्रोविजन नहीं है, उसको आप जो है आप एनफोर्स नहीं कर सकते। जैसे हमारे संविधान में भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स निर्देशन तत्व लिखे हुए हैं, लेकिन वो एनफोर्स नहीं होते। आप सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में नहीं जा सकते। तो उसी तरह अगर लॉ में एमएसपी का प्रोविजन नहीं हो, तो उसका आप ये नहीं कर सकते। दूसरा, जो कंज्यूमर कॉस्ट एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस का जो इंडेक्सिंग है, वो इंडेक्सिंग का कौन से बेंचमार्क होंगे, क्या इन्फ्लेशन रेट होगा, क्या बेसिक कॉस्ट होगा, इसका क्लियर प्रोविजन जो है उस लॉ के अंदर नहीं है। तीसरा, जो ये लॉ के अंदर में कहीं भी कोर्ट जाने का प्रावधान नहीं है। चौथा, इस कानून के अंदर में जो है, अगर कोई भी व्यापारी या कंपनी गलत करती है तो उसको फाइन का प्रोविजन है, लेकिन सजा का प्रोविजन इसके अंदर में नहीं है। ये मोटी मोटी बातें मैंने आपको कही। और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को जो अमेंड किया गया है, तो पहले जो है वो ज़रूरी था कि भाई नहीं, आपको कुछ स्टॉक मेंटेन करना है। अभी सरकार कहती केवल एक्सेप्शनल कंडीशन में उसको जो है वो मेंटेन करेगी। इसका मतलब है कि जिसके पास पैसा है, वो कंपनी और जो व्यापारी है, उसको जमा करके रख लेगा, और जब उसके भाव बढ़ेंगे जो है उसको बेचेगा। इसका नुकसान केवल किसानों को नहीं होगा, महंगाई भी बढ़ेगी। तो इसका जो है भारत के तमाम कंज्यूमर्स, यानी हम लोग जो है जो इसको कंज्यूम करते हैं, उसको भी लॉस होगा। ये 4-5 मेजर जो है वो डिफेक्टिव लॉज है। अगर ये बातों को ठीक करके अगर मार्केट को ओपन किया जाए, तो फिर मैं समझता हूँ कि गलत नहीं है। पर ये किए बगैर अगर मार्केट को ओपन किए रहे हैं, तो ये सीधा सीधा कंपनियों को और व्यापारियों को फायदा करने के कानून है। और किसान बिल पर अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया किसानों के साथ में है, प्रमुख मुद्दों के ऊपर। अंतिम सवाल, आप चूंकि एक राष्ट्रीय लीडर है, हम लीडरों को देखते हैं देश में ज़्यादातर लीडर जो होते हैं भूमि पूजन, शिलान्यास ऐसे कार्यक्रमों में ज़्यादा सहभागिता दर्शाते हैं और लोगों को विकास के नाम पर बातें करके लंबे चौड़े भाषण देते हैं। लेकिन एक्चुअल में हम देखा जाए, अगर हम लीडर की कंसेप्ट को समझे, तो लीडर का जनता के प्रति क्या कर्तव्यबद्ध होना चाहिए? नहीं, नेताओं को जो है वो देखिए, पॉलिटिक्स इज अबाउट पब्लिक सर्विस। राजनीति ये जनसेवा है, राजनीति ये जननीति है, राजनीति ये जन कल्याण है, राजनीति और कुछ ना होकर मानव कल्याण की नीति है। हर नेता को ये समझना चाहिए कि वो पॉलिटिक्स में पब्लिक सर्विस के लिए है। और पॉलिटिक्स जो है वो चलती है संविधान और ह्यूमन राइट्स से, पॉलिटिक्स चलती है वेरियस लॉ से और नीति से। तो हर लीडर का ये कोशिश होना चाहिए कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन, ह्यूमन राइट्स को पढ़ना है, लॉ को पढ़ना है, वेरियस पॉलिसीज़ को पढ़ना है, वेरियस समस्या को समझना है और उसका साइंटिफिक सोल्यूशन निकालना है और उसके लिए काम करना है। अदरवाइज़ मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स जो है वो उनके लिए प्रोफेशन है, और वो तो हम देश में देख ही रहे, झगड़ा लगाओ धर्म के नाम पे, जाति, भाषा, राज्य के नाम पे, वोट लो, सरकार बनाओ, लोगों का शोषण करते रहो। मैं समझता हूँ ये राजनीति नहीं है। राजनीति वो है जो मैंने कहा, जो जन सेवा है। आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर जी को, जो कि इस समय देश में नीतियों की राजनीति के माध्यम से अलग अलग राज्यों में लगातार अपनी राजनीति के माध्यम से लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और देश में लोगों को धर्म की राजनीति से बाहर निकलकर उनको नीतियों की राजनीति की ओर लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे ही लीडर को आप सुन रहे थे। हम आगे भी प्रयास करेंगे कि कुछ ऐसे लीडर्स हमारे ऐसे कार्यक्रमों में सहभाग हो और वो जनता को अपनी खुली बातें और विचार रख सके। धन्यवाद।